बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 7 में फ्री फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ने की एक अदना सी जुस्तजू करनी है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज? पहले तो हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों ने ऑसिलेशन के हवाले से हमेशा ये पढ़ते आए हैं, एनी बॉडी दैट मूव्स इन अ टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है इज नोन एज इज सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन। उसको वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है या ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ी पिछले 6 लेक्चर्स में, इन्हीं के हवाले से देता रहा। जिसकी एक एग्जांपल में आपका जैसे सिंपल पेंडुलम आ गया, स्प्रिंग आ गया, बाउल में बॉल आ गई, एक ग्लैम्पर करके एक स्केल को आप हिलाएं तो वो आपका वाइब्रेटरी मोशन में आ गया, आपकी शिवरिंग आ गई, आपकी ट्रेम्बलिंग आ गई, सिस्मिक मोशंस आ गई। बहुत सारी मोशन हमारे पास जो हैं वो ऑसिलेशन कहलाती हैं। आज हमने इनको पढ़ना है कि इनमें एक्चुअली 3 डिफरेंट किस्म की ऑसिलेशंस है और इनमें क्या फर्क है। फ्री ऑसिलेशन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम को, जैसे ये ले ले, हमने हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके किसी पोजीशन पर लेकर आ जाऊं, लेट्स से इधर लेकर आ जाता हूं, ये अपनी मेन पोजीशन पे था, अब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आ गया और यहां से मैंने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। व्हाट विल हैपन? हमने ये पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली बात होती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन में भी होते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन समझ लें कि ये बॉडी वापस मीन की तरफ जाने की कोशिश करेगी और इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आप लोगों ने इसके वाले से भी, मैंने सिंपल पेंडुलम के वाले से भी पढ़ाया था और मैंने इसी तरह स्प्रिंग के हवाले से भी पढ़ाया था। जैसे इसका था, इसका टाइम पीरियड था 2 पाई √L/G और फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल होती है। आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था किसका? सिंपल पेंडुलम का। इसी तरह अगर आपको याद हो, स्प्रिंग में भी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी थी 1/2 पाई K/M हमारे पास होती है। सो ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली बॉडीज इसी फ्रीक्वेंसी से मूव करना शुरू करेंगी। सिंपल पेंडुलम इससे करेगा, ये इससे करेगा। आप इसको यहां से डिस्टर्ब कर लें, वो एक खास फ्रीक्वेंसी में, अगर फर्ज करें उस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है लेंथ पर, अगर उसकी खास लेंथ है तो आप मैस जितना मर्जी बड़ा लगा दें या एम्पलीट्यूड जितना मर्जी बड़ा कर ले, तो उसने क्या करना है कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी से चलता जाएगा। यानी 1 सेकंड में अगर 2 वाइब्रेशन कर रहा है तो वो हर वक्त 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन करता रहेगा और आखिरकार इसी मोशन से वो चलता जाएगा। स्प्रिंग के साथ भी हिसाब है। अगर हम स्प्रिंग को खींच के स्ट्रेच करके छोड़ दें, सो ये अपने एक ही फ्रीक्वेंसी, अगर एक सेकंड में ये 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, सो ये बेशक आप छोटा सा एम्पलीट्यूड दे दें या बड़ा दे दें, उसने ऑसिलेशंस के वही आपको कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मास डिपेंडेंट भी होती है, याद रखिएगा। तो इसकी मास डिपेंडेंट नहीं होती आपकी सिंपल पेंडुलम की। हर एक की फ्रीक्वेंसी का अपना अपना फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। फ्री ऑसिलेशन कहते होते हैं कि जब आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करके किसी भी वाइब्रेटरी मोशन में लेकर आ जाएं और बॉडी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो उसकी अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उसी से वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए, सो दैट ऑसिलेशन इज सेड टू बी कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। इसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सिक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन। एक बॉडी को फ्री ऑसिलेशन कहा जाता है when it oscillates under the influence of restoring force, जब वो अपनी restoring force से चल रही हो। You are not, ये नहीं है कि अगर वापस आए तो आप उसको दोबारा चलाएं, चल भाई बार बार उसको ड्राइव कर रहे हो, नेवर। आप छोड़ दें, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर वापस आ रही हो तो उसको कहा जाता है एक्चुअली फ्री ऑसिलेशन।
विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उसके पीछे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी एक्ट नहीं कर रही होती। आई होप आप लोगों को ये फ्री ऑसिलेशन समझ आ गया होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पेंडुलम हो गया, आप उसको एक जगह से छोड़ दें, वो अपनी ही जगह पर आएगा। यू नॉट सपोज टू जस्ट ड्राइव इट मोर, यू हैव टू जस्ट बी काम एंड कूल एंड जस्ट लेट इट डू व्हाट इज इट डूइंग, एंड दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। बिल्कुल इसी की एग्जांपल में स्प्रिंग भी आता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, कौन सा है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है। चलते हैं फोर्स ऑसिलेशन पे। स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने पार्क में जाकर या किसी भी किसी जॉयलैंड में जाकर आप लोगों ने स्विंग ली है? और मैं तो समझता हूं कि हमारा बचपन स्विंग से तो कम से कम भरपूर होता है, क्योंकि ये हम सबका एक फेवरेट झूला होता है। आप स्विंग में बैठ जाएं और किसी को कहें कि वो आपको डिस्टर्ब करे, यानी वो आपको ऑसिलेट करवाए। जैसे ही ऑसिलेशन वो स्टार्ट करेगा, वापस जब आप उस जगह पर आएंगे वो आपको दोबारा पुश करेगा, वो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलने नहीं देगा। बार बार आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बार बार ड्राइव करेगा, डिस्टर्ब करेगा, बार बार अप डाउन डिस्टर्ब करेगा, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी यहां। इसको कहा जाता है फोर्स ऑसिलेशन। यानी आप जब किसी बॉडी को ऑसिलेशन जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पे ना चलने दे, बल्कि बार बार आप उसको ड्राइव करा के एक नई जो है ना उसमें फोर्स मुंतकिल करना शुरू करें बार बार, तो इसको कहते होते हैं फोर्स ऑसिलेशन। बहुत सिंपल था। इफ द एक्सटर्नल फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स रादर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बजाय आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बार बार उसको डिस्टर्ब करें तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो जल्दी जल्दी अपनी सर्कुलेशन कंप्लीट करती है, अब जल्दी जल्दी अपने वाइब्रेशंस को कंप्लीट करती है। दैट इज नोन एज फोर्स ऑसिलेशन, उसको फोर्स ऑसिलेशन देते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपका पेंडुलम ऑफ क्लॉक है। अब पेंडुलम ऑफ क्लॉक खुद वो नहीं चलता होता, उसके पीछे एक छोटी सी मोटर होती है और एक बैटरी जुड़ी होती है। बैटरी क्या करती है, उस मोटर को चलाती है, और मोटर एक्चुअली क्या कर रही होती है, उस पेंडुलम को बार बार ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवा रही होती है। So that is not at its own natural frequency, but it is by the driven frequency. In fact, driven force as well. वो उसको driven force के जरिए उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी ऑसिलेशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में एक बात पढ़ी थी कि फर्ज करें अगर हम एक पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम पेंडुलम को किसी पॉइंट पे जाकर डिस्टर्ब करके छोड़ दें, इसमें ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के, यानी जितना हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है उतना ही एक्सेलरेशन जो है ना वो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी बैक साइड पे होगा। यानी एक और मैंने बताया था कि एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की होता है, यानी जितना जितना आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे उतनी फोर्स वह रिस्टोर लगेगी हर सूरत में। पहली बात, मैं जरा इसको दो लॉ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपका पेंडुलम इस जगह पर था, आप इसे डिस्टर्ब करके यहां लेके जा रहे थे, तो हुक्स के लॉ के मुताबिक आप इसके अंदर जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर पैदा होगा। याद रखिएगा, फोर्स जितनी लगाएंगे उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। फोर्स कम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब फर्ज करें हम फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इसका यहां पैदा हो गया और वो के एक्स के इक्वल होता है हुक्स लॉ के मुताबिक, यानी जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड, ठीक है, ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था। अब जब आप इस एक्स पे पहुंच गए, इसने रिस्टोर होना है। अब जितना एक्स है उतनी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी आपको ये फोर्स दोबारा मिलने वाली है, लेकिन रिस्टोर की शक्ल में मिलने वाली है। तो जब ये बॉडी रिस्टोर होती है, इस पोजीशन पर आती है, यहां जाके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। ये आपने पिछले लेक्चर में भी मुझसे पढ़ा था, यहां मैक्सिमम इसकी स्पीड जाती है और ये अपने इनर्शिया की वजह से आगे जाके एक खास मुकाम पे रुक जाती है, यानी इस पोजीशन पे रुक जाती है। अब ये इसकी दूसरी साइड की एक्सट्रीम है, दूसरी साइड की, और इसने उतना ही जाना है
जिस तरह ये यहां से यहां जितनी फोर्स लगाई थी गया था, अब वही फोर्स रिस्टोर हुई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही था। तो उस रिस्टोरिंग फोर्स ने इसका दूसरी साइड पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा करना है जितना यहां पैदा किया था, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही थी जितनी आपने उसके अंदर फोर्स अप्लाई की थी, क्योंकि वो फोर्स अप्लाइड थी और वही आपको रिस्टोरिंग मिलनी थी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में बहुत गहरा लिंक है। जितनी फोर्स अप्लाई की उतना डिस्प्लेसमेंट मिला, अब जितना डिस्प्लेसमेंट उतनी रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स को ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर लेके जाएगी जिस जगह पर वो पहले लेके गई थी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट साइड पर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक सिंपल पेंडुलम को छोड़ दें, एक्चुअली इस लॉ के मुताबिक आपने जितनी फोर्स डाली है वो आगे जाए, फिर उसी हिसाब से उसको उतना ही जाना चाहिए, और ये इनफिनिट सिमली मसला चलना चाहिए। शुडंट स्टॉप एनीवेयर, ये किसी जगह पर भी ना रुके, ये बगैर रुके मसला चलना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सिंपल पेंडुलम लो होता है, उसकी वाइब्रेशन करते 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 इट स्टॉप समवेयर एट मीन पोजीशन। इन फैक्ट ये किसी जगह पर जाके अपनी मीन पोजीशन पे जाके रुक जाता है। क्या हुआ? एक्चुअली जितनी फोर्स अप्लाई की डिस्प्लेसमेंट उतना होना चाहिए था, तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतनी रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए थी, फिर जितनी रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतना डिस्प्लेसमेंट पैदा करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज क्यों होता गया? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग आपके इस पूरी मोशन में जो इसके अंदर एनर्जीज चल रही थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच में मीडियम था, किसी रेजिस्टिव मीडियम में ये चल रहा था। आप गाड़ी में बैठे ना और हाथ अपने बाहर निकालें, ख्याल से निकालिएगा, ये ना हो कि बाकी सामने से वो गाड़ी आ रही हो तो और गाड़ी को भगाना शुरू करे, यू विल फील दैट आपका हाथ पीछे की तरफ जाना शुरू कर रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर इन रेजिस्टिव मीडियम ऑफ एयर, आप हवा की रेजिस्टिव मीडियम में बैठे हुए हैं। तो जितनी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्टोक्स लॉ में पढ़ा था, उतनी आपका रेजिस्टिव मीडियम भी उतनी रेजिस्टिव फोर्स आपको ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऐसा ही यहां भी है बच्चों, आपने ये पेंडुलम चलाया रेजिस्टिव मीडियम में चलाया, फ्रिक्शन, तो उस फ्रिक्शन ने क्या किया, हवा थी उस मीडियम में, उस स्लो डाउन हुआ करते करते, चूंकि एयर की डेंसिटी वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं होती 1.29 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा देर तक चलता है। बट अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर करेंगे, यू गोना सी दैट द डैम्पिंग विल बी मोर, बिकॉज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और साथ ही विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी बहुत अहम रोल प्ले करती होती है। जितना विस्कस मीडियम होगा, जितना डेंस मीडियम होगा, उतना आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। तो नतीजा क्या होगा कि डैम्पिंग ज्यादा हो जाएगी। इसी को डैम्पिंग कहा जाता है। डैम्पिंग के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स द बॉडी दैट इज सेड टू बी इन वाइब्रेशन ग्रेजुअली स्टॉप्स मूविंग इन दैट पर्टिकुलर मोशन, यानी उस मोशन में वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्लो डाउन करती जाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रही होती है, किसमें? उस रेजिस्टिव मीडियम के अंदर। If the amplitude of oscillation decreases, अगर एम्पलीट्यूड, इसका काम एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, वो कम हो जाए अंडर डैम्पिंग फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो उसको रोक रही हैं, जैसे एयर हो गया, और भी बहुत सारी हो सकती, देन सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी डैम्पिंग हो रही होती है, आप कहीं भी परफेक्ट, इसी तरह स्प्रिंग को खींचें, so it starts vibrating, but after some time you're gonna see that it stops, because obviously that spring is under the influence of some damping forces. And what are those damping forces? Air and or resistive medium in which it is vibrating. So ये because of these forces हमारा damped oscillation होता है। damped oscillation की स्टूडेंट्स आमतौर पे 3 डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स होती हैं। इसकी पहली टाइप है लाइट डैम्पिंग, नंबर 2 है हैवी डैम्पिंग, और नंबर 3 है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक पेंडुलम की। पेंडुलम में क्या हुआ था, आपने पेंडुलम को यहां से डिस्टर्ब किया एंड इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग at its natural frequency. Slowly it is decreasing its oscillation and amplitude as well, and after some time you're gonna see that it stops itself. Why? Because damping is really affecting it to stop itself, stop its motion.
तो वो इसकी मोशन को रोक दिया उसने। सो ऐसे आप डैम्पिंग को जो स्लोली स्लोली, यानी आपका देखें आपकी मोशन क्या थी स्टूडेंट्स, अच्छी खासी चल रही थी, ये देखें यहां से स्टार्ट हुई इतनी, फिर थोड़ी थोड़ी डाउन हुई, ये डाउन हुई, ये डाउन हुई, ये डाउन हुई, ये डाउन हुई, और आपकी ऑसिलेशन रुक गई। इसको कहते हैं लाइट डैम्पिंग, यानी बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं हो रही है, डैम्पिंग हो रही है बट ये बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं है, यानी डैम्पिंग के बावजूद इसने बहुत सारी ऑसिलेशंस अपनी अचीव कर ली हैं। सो दिस इज कॉल्ड लाइट डैम्पिंग, इसको कहा जाएगा लाइट डैम्पिंग। ये तो था लाइट डैम्पिंग। इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को भी हिलाएं तो यू गोना सी दैट के स्प्रिंग भी आपका चल रहा होता है अपने ओरिजिनल नोट पे चल रहा होता है, तो आहिस्ता 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 स्लो डाउन होता है। सो दैट इज कॉल्ड लाइट डैम्पिंग। एक आती है आपकी हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग में क्या होता है कि जब आप उसी ऑब्जेक्ट को किसी हैवी रेजिस्टिव मीडियम में रख लो, यानी यही एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं अगर यही वाटर में कर लें या किसी और खौफनाक किस्म के रेजिस्टिव मीडियम में कर लें तो क्या होगा, अब ये यकदम अपनी ऑसिलेशन को रोक देगा। अब आप खुद देखें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज फार मोर लार्जर देन, फार मोर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर की कितनी थी 1.29, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, फिर किसी और की ले आए जो इससे भी बड़ी हो, ये एक्सपेरिमेंट उसके अंदर करें। सो वो दैट इज गोना हॉल्ट द मोशन, वो उस मोशन को हॉल्ट करेगा। नतीजा हो सकता है आपकी डैम्पिंग यहां से आपने स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आपकी यहीं खत्म हो जाए, यानी वापस आने में ही खत्म हो सकता है, ऑसिलेशन भी कंप्लीट ना हो। यहां तो चलो मैंने ऑसिलेशन एक कंप्लीट करवा दी, आपकी ऑसिलेशन भी कंप्लीट ना हो, यानी ऐसा हो या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे हो कहते होते हैं हैवी डैम्पिंग। और एक होता है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग आपकी ऑसिलेशन को यकदम रोक देता है, यकदम रोक लेता है। जैसे इसकी एग्जांपल ये, बल्कि ये तो ऑसिलेशन पैदा ही नहीं होने देता। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास कार है। जब कार, अच्छी कारों की बात कर रहा हूं, वैसे कारें सारी अच्छी होती हैं, तो ये नहीं है कि आप किसी छकड़ा कार पे बैठे हुए हो, यानी अच्छी कार जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे खासे हो, अच्छे मजबूत शॉक एब्जॉर्बर्स हो। वो क्या करते होते हैं, जैसे ही आप किसी बम्पी ड्राइव में जाते हैं, अब गाड़ी जा रही है, ये देखें ये बम्पी ड्राइव है, ये बहुत ज्यादा बम्प हो गई है, ये बम्पी ड्राइव है आपकी गाड़ी ये जा रही है, ये ठीक है, ये चले बस जा रही है, ये जा रही है जी। जैसे यहां से जाए इसको यूं, यानी वाइब्रेशन खानी चाहिए, तो इसके टायर पे जो बिल्कुल सीधी सीधी जा रहे थे, जैसे ही ऊपर पहुंचे तो इसको यूं मोशन में आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो इसकी ऑसिलेशन को फौरन अपने अंदर, अपने ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर जब उन ऑयल के अंदर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, क्योंकि ऑयल उन सारी एनर्जी उनके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो हीट में शिफ्ट कर देता है। यानी ऑयल को जब फ्रिक्शन मिलती है ऑयल हीट अप हो जाता है, लेकिन ऑयल ऑसिलेशन पैदा नहीं होता। नतीजा आपकी कार ऐसा नहीं होता कि आप वहां से गुजरे यूं 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 जा रहे हो बम्पी राइड में, क्या जी पीछे से जंप लगी थी और यूं 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 आप चलना शुरू हो जाए। नेवर नेवर एवर हैपेंड, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छी गाड़ियां टोयोटा करोला में बैठ जाएं, इसी तरह आप मेरी होंडा सिविक है उसमें बैठ जाएं, यू गोना सी दैट कि उसमें आपको किसी किस्म की ऑसिलेशन फील नहीं होती। इवन बम्पी राइड में भी चले जाएं तो वो सारा उसके अच्छे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो इन तमाम चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट इफ यू सिट इन कार लाइक, मैं वैसे बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, वो मेहरान गाड़ी में बैठ जाए तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर बहुत अच्छे नहीं होते। सो हो सकता है आपको एक हैवी डैम्पिंग फील हो, लेकिन बहरहाल क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आपके शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सो ये था, यानी आपकी लाइट डैम्पिंग में स्लोली स्लोली बॉडी जाती है, जबकि हैवी डैम्पिंग में यूं भी हो सकता है, हैवी डैम्पिंग यूं भी हो सकता है, जबकि क्रिटिकल डैम्पिंग में आपकी जो ऑसिलेशन है वो
डायरेक्टली मतलब मीन पे चली जाती है, यानी वो इधर नीचे जाती नहीं, मीन पे चली जाती है, बस वो आपको फौरन मैनेज करा लेती है, वो ऑसिलेशन को मजीद चलने नहीं देती। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन रुकावट का को कहा जाता है, फ्री ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की उसको ऑसिलेशन कहा जाता है, फोर्स ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ड्रिवन आप फोर्स डाल दें तो उसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक नजर, और इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर का अख्ताम चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।